चलिए देखिए, आज हम लोगों को क्या देखना है, हेडिंग बोलो क्या है। हाँ, कल हम लोगों ने देख लिया था फेफड़े के विषय में। फेफड़ा आपने देखा था, ये फेफड़ा जो होता है इस पे दो झिल्लियां चढ़ी होती हैं। यह रिब्स माने पसलियों के भीतर होता है ना, कहाँ पसलियों के भीतर, और इस पे दो झिल्ली चढ़ी होती है जिसे प्लूरा, यानी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लूरा ना, विसरल प्लूरा और पेरिटल प्लूरा नाम का दो झिल्ली चढ़ा होता है। याद है आप लोगों की नहीं, दोनों झिल्ली का नाम क्या क्या था? विसरल प्लूरा और पेरिटल प्लूरा। अब तुम लोग कुछ पता नहीं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बेवकूफ की तरह आके बैठ जाते हो। ये दोनों झिल्लियां बाहरी आघात से बचाती हैं। इसमें द्रव भरा होता है जो घर्षण से और बाहरी आघात से बचाता है। दाहिना फेफड़ा 3 लोब्स में होता है, जबकि बायां फेफड़ा, तुम बताओ फ्रांसी, बायां फेफड़ा 2 लोब्स में क्यों होता है? नहीं आई थी, जहां पूछ लिए नहीं आई थी ना। बायां फेफड़ा 2 लोब्स में इसलिए होता है क्योंकि इसमें हार्ट होता है बगल में। इस लंबाई में लंबा होता है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई में दाहिने फेफड़े से कम होता है ना। ये फेफड़े के नीचे जस्ट आप लोगों ने देख लिया डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम ही फेफड़े को सिकुड़ने और फैलने में सहायक होता है। जब यह हवा खींचता है तो डायाफ्राम नीचे जाता है, और जब हवा छोड़ा जाता है तो डायाफ्राम ऊपर जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, और यह ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स से कंट्रोल होता है। फ्रेनिक नर्व आपके किससे जुड़ी रहती है? आपके डायाफ्राम से। डायाफ्राम को ऊपर नीचे करने का काम फ्रेनिक नर्व्स करती। फ्रेनिक नामक नस होती है जो ब्रेन से कनेक्ट होती है और डायाफ्राम को ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। तुम लोग आके बैठ जाते बिना बेवकूफ की तरह, न 1 घंटा पढ़ो न कुछ मतलब, आके बस सुनते हो। कोई मतलब नहीं पढ़ने लिखने से। अरे सब जो पढ़ाते हैं उसको सुना करो और समझा करो, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। आके बैठ गए हो, क्या करोगे ना। फ्रेनिक नर्व बता दिए थे, ये भी बता दिए थे कि फेफड़ा जो होता है यह है ना, फेफड़े का कार्य क्या क्या होता है, ये सब कुछ बता दिए थे कल हम आपको। और फेफड़े में और क्या क्या संरचना, फेफड़े में एल्वियोली ना, ये सब के विषय में कल देखे थे, थोड़ा बहुत देखे थे। आज इसको हम और अच्छे से देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। देखो, फेफड़े के आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो जो फेफड़ा यहाँ देखो दिख रहा है, इस फेफड़े में देखिए ये क्या था, शुरू से आपने कहाँ से सांस लेना चालू किया था। बात करोगे वहाँ 2 झपड़ा लगाओ, वहाँ आके वहाँ पूछ ले कुछ आए ना, बेवकूफ न। यहाँ पे कुछ भी पूछ लो, आता नहीं। अभी पूछ लें कि आवाज किससे निकलती है, कहाँ आवाज होता है, मानों में निकला हुआ क्या है, कुछ पता नहीं। बस बोलने को कह दो, 1 मिनट पढ़ के नहीं दो, अब रिपीट करके आओगी। कल से डंडा मंगा के मारबो करब हम ही न, कैमरा मारब, घरे वाले देखी कि मरा थे 1 घंटा पढ़ के ना जाती। कल पक्का मारेंगे, पूछेंगे, और इसको बुला लिए यहाँ कैमरे में ना, लपड़ से 2-3 लपड़ लगा दे भाई, अपने आप सही हो जाए। देखो यहाँ देखो, आपको बता दिए थे सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं, ये क्या करते हैं, धूल कणों को और छोटे कीटाणुओं को रोकने का कार्य करते हैं। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स जो होता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह कीप के आकार होता है, यह भोजन और वायु दोनों का सहमार्ग होता है। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली 2 पार्ट में होता है ना, एक को हम लैरिंग्स कहते हैं जिसे स्वर बॉक्स कहते हैं, और पुरुषों में यह निकला हुआ होता है, एडम एप्पल कहलाता है। ये भी बता दिए हैं हम लोग, टेटुआ भी इसको कहते हैं। इसी में वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है आवाज पतली होगी कि मोटी होगी। अगर यह वोकल कॉर्ड पतला है तो आवाज पतली होगी, मोटा है तो मोटी होगी। अगर यह ठीक से नहीं है, छोटा मोटा है ना, इसका साइज ठीक से नहीं है, इधर उधर है, तो ऐसी स्थिति में आदमी का आवाज ठीक से नहीं निकलेगा, तोतला हो जाएगा। नीचे वाला जो था श्वास नली कहलाती है। ट्रैकिया, इसमें सी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पाइप को पचकने से बचाता है। फिर नीचे जाकर के आगे नीचे हम लोग फेफड़ा में देखे थे, फेफड़ा के विषय में ही समझना है। ये देखो इस तरीके का है, ये मान लो ये आया है श्वास नली, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, श्वास नली। इस पे कौन कौन सा रिंग चढ़ा हुआ है, ऐसे इस तरीके से सी आकार का। ये दोनों पूरा चारों तरफ है नहीं, ये केवल कहाँ है, एक तरफ है, समझ गए। ये मत सोचना कि ये रिंग जो है चारों तरफ है, ये रिंग केवल सी आकार का ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे
यहाँ से आप पकड़ के देखोगे ना, पूरा पीछे तक नहीं घुमा हुआ है, केवल एक ही तरफ है, अंदर की तरफ ये घुमा हुआ नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, आपको दर्द होता। अब सोचो ऐसे ही पूरा घुमा रहे तो दिक्कत होगी। पीछे की तरफ वो चिपका नहीं है, खुला है पीछे पूरा। ठीक इस तरीके से है। क्यों खुला हुआ है? हो सकता है कोई यहाँ से आपको खाना भी जाएगा, तो यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा क्या, हाँ पीछे से सरक सके। ठीक, और यहाँ भी ये रिंग है, इस पर भी रिंग है, यहाँ भी। ये क्या कहलाता है? देखो वहाँ बना हुआ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, यही है मेन। ये देखो श्वास नली है, यानी ट्रैकिया है। ये क्या कहलाता है? श्वास नली। देखो श्वास नली, यही आंतरिक संरचना हमको देखना है। हेडिंग क्या है? फेफड़े की आंतरिक संरचना, यानी फेफड़े की। देखो दिख रहा है यहाँ, फेफड़े की आंतरिक संरचना दिख रहा है कि नहीं? आंतरिक संरचना, ये आज हमको देखना है, संरचना। और ये अगर आप समझ नहीं पाए तो लंग्स कैपेसिटी नहीं समझ पाओगे ना। फेफड़े की क्षमता, क्या क्या क्षमता होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, एक्सपायरेटरी लंग्स कैपेसिटी क्या है, ये सब आपको देखना है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब समझना है। जब इसको समझे रहोगे तभी। ये देखिए ये आया, फिर ये यहाँ से भी ये देखिए कई शाखाओं में देखिए निकल रहा है ना। ये देखो इधर ये आया है इधर, और यहाँ से देखो कई शाखाएं इधर ऐसे गई हैं ना, ये ऐसे करके ये इधर, और उसमें से भी कई शाखाएं यहाँ से भी निकल रही हैं ऐसे करके। ठीक, इसमें से भी कई शाखाएं ऐसे निकल रही हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर होता है सी लाइक। कैसा? सी लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। जैसे ये भी पचकने न पाए, इसमें मान लो यहाँ से भी निकाल दो ऐसे करके ये। ठीक, ये है। अब यहाँ से देखो ये है कौन सा फेफड़ा? बायां। और ये दाहिना फेफड़ा मोटा होता है, चौड़ा होता है। ये यहाँ चिपका हुआ क्यों बना दिए? क्योंकि यहाँ हार्ट है, हृदय है। यहाँ पे क्या है? हार्ट है, और नीचे क्या है? डायाफ्राम। नीचे डायाफ्राम, और इसके नीचे ये वाला डायाफ्राम जो होगा, ये वाला थोड़ा सा डाउन होगा, ये नुकीला होगा, नीचे की तरफ डाउन होगा। देख रहे हो? ये पतला होगा, थोड़ा सा नुकीला होगा, और नीचे की तरफ डाउन होगा ऐसे करके ना। इसका मतलब ये इस तरफ ये वाला जो होगा ऐसे होगा। और यहाँ उठा हुआ क्यों डायाफ्राम दिख रहा है? डायाफ्राम उठा हुआ क्यों दिख रहा है? यहाँ पर लीवर है, देखो लीवर यहीं पर है, इस वजह से इस तरफ क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा। ये फेफड़े का चित्र है। और इसके अंदर देखो ये गुच्छे नुमा संरचना है, यहाँ से ऐसे देखो, इसे ही कहते हैं हम क्या? एल्वियोली। ये है गुच्छे नुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं क्या? एल्वियोली। ये कहलाता है एल्वियोली ना। और इधर भी रहेगा एल्वियोली। ये है आंतरिक संरचना फेफड़े की। ठीक, अब देखो इसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। ये वाला कहलाएगा श्वास नली, यानी ट्रैकिया। क्या कहलाएगा? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया, अंग्रेजी में इसको क्या कहोगे? ट्रैकिया। कीट मकोड़े जो होते हैं किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से ही लेते हैं। तिलचट्टा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कॉकरोच, ये इसी ट्रैकिया से ही सांस लेता है। अब देखिए ये वाला कहलाता है प्राइमरी। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई ना, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये वाला सेकेंडरी, और ये वाला टर्शियरी। तो ब्रोंकाई कई शाखाओं में बटा रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या? टर्शियरी। यहाँ लिखा नहीं है, होता है क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी। माने प्राइमरी माने एक, प्राइमरी माने जो ये आ रहा है ये वाला, ये कौन है? मेन वाला प्राइमरी कहलाता है। इसके बाद जो शाखाओं में बट रहा है उसे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से भी जो निकल रहा है उसे टर्शियरी। और इस टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी के ऊपर गुच्छे नुमा संरचना होती है, या मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना, या अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली। इसे पल्मोनरी एल्वियोली कहते हैं। फुसफुस, पल्मोनरी जहाँ लग जाए उसे क्या कहते हैं? फुसफुस। तो पल्मोनरी एल्वियोली, ये पल्मोनरी जहाँ लग जाए वहाँ समझ जाना कि फेफड़े संबंधित है। किससे? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एल्वियोली। क्या लिख रहे हैं?
एल्वियोली। एल्वियोली को अंग्रेजी में देखो कैसे लिखते हैं, AVE ना, EOLI, एल्वियोलाई ना। ये क्या होता है, हाँ सही है, AVE देखो, AVE, AL ना, EL भी रहेगा यहाँ, AL, एल्वियोली। ठीक, एल्वियोली ये क्या है, गुच्छेनुमा संरचना है जिसमें क्या भरा होता है, ऑक्सीजन। क्या भरा है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब आपको समझ में आया, ये श्वास नली सी आकार का है। अब देखो एक बार पेपर में पूछा है, नीट के पेपर में, कि ये ट्रैकिया श्वास नली से लेकर ये प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई तक को हम कहते हैं डेड एयर स्पेस। क्या कहते हैं, डेड एयर स्पेस। यानी कहां से, यहां से लेकर टर्शियरी ब्रोंकाई तक को कहा जाता है डेड एयर स्पेस। डेड एयर स्पेस, डेड एयर स्पेस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कार्य नहीं होता है, यहाँ हवा का कुछ नहीं होता, जो हवा आता है वो सुरक्षित रहता है। हवा का यूज कहाँ किया जाता है, एल्वियोली में। हवा का यूज इधर तक कोई यूज किया गया, जब हवा यूज ही नहीं किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं डेड एयर स्पेस। ऐसा स्पेस जहाँ हवा का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, केवल हवा आने जाने का केवल क्या है, ये रास्ता है, उपयोग इसका नहीं किया। अरे भैया जब इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो, यानी ये यहाँ पर हवा को खर्च नहीं कर रहा है, यानी डेड एयर स्पेस है। ऐसा स्पेस जहाँ हवा का यूज नहीं, तो उसी को कहते हैं डेड एयर स्पेस। कहाँ से लेकर, श्वास नली से लेकर यहाँ तक हवा का कोई उपयोग नहीं। हवा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस एल्वियोली में, इस एल्वियोली में। ठीक है, इस एल्वियोली को कहा जाता है हिंदी में वायु कोष्ठक। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। अब यहाँ से देखो इस वाले इमेज में ये जो आया हुआ दिख रहा है, इसमें देखो सी लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है वहाँ ठीक से। ये वाला शायद दिख रहा होगा, कटिंग दिख रहा होगा, तो ठीक है। ये है ट्रैकिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये जो दिख रहा है इसके आगे मेन, देखो मेन ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज माने जो मेन वाली आई है ट्रैकिया, इससे कई शाखाएं निकली हैं, तो जो मेन आई है उसको मेन ब्रांचेज कहेंगे। और ये जो निकला हुआ इसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई में भी जो निकली है उसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकाई माने जो एक आया है उसे ब्रोंकाई, और उसमें भी जो कई शाखाएं बट गई उसे ब्रोंकियोलेस। देख रहे हो ना, यहाँ शाखाएं दिख रही हैं। और इस ब्रोंकियोलेस में ये निकला हुआ क्या कहलाता है, यहाँ देखो बनाया है अलग से, इसे कहते हैं एल्वियोली। ब्रोंकियोलेस का ये जो नीचे वाला भाग, ये गुच्छे नुमा दिख रहा है, ये ब्रोंकियोलेस का नीचे वाला भाग, ये देखो पूरा जो है पूरा कंप्लीट क्या कहला रहा है, ब्रोंकियोलेस दिख रहा है पूरा। ये जो जहाँ छत्ता नहीं दिख रहा है उसके अलावा जो डंडी दिख रही है पेड़ की शाखा नुमा, यही कहलाती है क्या, ब्रोंकियोलेस। ये पूरा जो दिख रहा है ये क्या है, ब्रोंकियोल। और ये जो छत्ता की तरह दिख रहा है अंगूर की तरह, ये कहलाता है ब्रोंकाई। एल्वियोली ये कहलाता है क्या, एल्वियोली। ये ब्रोंकाई यानी ये वाला था ब्रोंकाई, और इसमें जो निकली हुई शाखाएं हैं ब्रोंकियोलेस, और उसमें जो गुच्छा है उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। क्या कहते हो, एल्वियोली। और यही एल्वियोली किसको रखता है, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। ये तो था फेफड़े का आंतरिक संरचना। फेफड़े में कहाँ क्या होता है आप खुद बता दिए, ठीक। इसको आप उतार लो, तब हम लोग देखते हैं वायु कोष्ठक का आंतरिक संरचना। वायु कोष्ठक के विषय में समझ लेते हैं, ठीक। उतार लगे। अगला क्या है, इसके बाद जो आप पढ़े हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना के बाद क्या है, वायु कोष्ठकों की आंतरिक। हाँ, अब वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना देखिए, वायु कोष्ठक कैसे काम करेगा। हम पहले वायु कोष्ठक को ही बना रहे हैं, यहाँ वायु कोष्ठक दिया है। यही एल्वियोली को हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक। हिंदी में एल्वियोली को क्या कहते हो, वायु कोष्ठक कहते हो। देखो ये एल्वियोली का हम इस चित्र बना रहे हैं, देखो इधर वायु कोष्ठक की, वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना। वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना बोलो। देखो ये आया है इस तरीके से बना हुआ है ये ना, फिर यहाँ से देखो निकला हुआ है ऐसे, उधर भी निकला है, ठीक।
अब बात मत करो, तुम लोग बहुत बात करते हो बेवकूफ। हम यहाँ बना रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो। ठीक, इधर देखो ये बना। अरे बस बन गया है, जो भी है ऐसे मान लो। ठीक, ये मान लो इस किसकी संरचना है, ये वायु कोष्ठकों की। ये वायु कोष्ठक की, एल्वियोली की वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना है, वायु कोष्ठक। अब ध्यान से समझना वायु कोष्ठक। इस वायु कोष्ठक से यहाँ पर आया ब्लड, इसके ऊपर लगे होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या लगे होते हैं? ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स माने ब्लड की नसें, वेसल्स माने पतली नस। कैसी नस? पतली नस। इस पतली नस का इस पतली नस में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो 40 mmHg होता है। कितना? 40 mmHg, 40 mmHg। जबकि ये अंदर वाले एल्वियोली का जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर है O2 का, और यहाँ अंदर जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ये होता है 140 mmHg। अब आप बताओ एक चीज, कोई चीज अधिक से कम की तरफ जाता है। जैसे एक टंकी पानी भरा हो, इधर मान लो ये टंकी में 2 टंकी है, एक टंकी इधर है, एक टंकी इधर है, समान आकार का है या बड़ा छोटा कुछ भी मान लो, ये दोनों टंकियां हैं ऐसे, इस तरीके से बताना आप। इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ऐसे ये पानी भरा है, और इसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है। अब बताओ, अगर हम इनमें टोटी से जोड़ दें दोनों टंकियों को क्या करें? टोटी से जोड़ दें, तो बताओ किस टंकी का पानी किस में जाएगा? कौन सी टंकी का पानी किस में जाएगा? अरे आप बताओ, जो ज्यादा भरा है कि कम भरा वाले में? ज्यादा भरे वाले टंकी का पानी। अब इधर बताओ, ज्यादा इसका कितना है? 140, और इसका तो कौन सा किधर जाएगा? 140 वाला किस में? यही तरीके से ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ब्लड में। समझ गए? ब्लड में ऑक्सीजन किस तरीके से मिल रहा है, समझ गए? यानी ये ब्लड का जो प्रेशर आपके आने वाले एल्वियोली में है, कितना है? 100, और जो कि ब्लड वेसल्स हैं उनमें 40। तो इस तरीके से ये कहाँ मिल जाता है ऑक्सीजन? ब्लड में। अब ब्लड पूरे लेके जाता है फेफड़े, किसको दे देता है? ये फेफड़े से ब्लड मिला और रक्त हो गया शुद्ध, और देखिए वो क्या हुआ? शुद्ध रक्त जो हुआ हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। हीमोग्लोबिन ले जाएगा इसको, और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला, ये ऑक्सीजन मिल गया, किस में मिला? और लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन है, तो उस हीमोग्लोबिन में मिला तो मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और ये किसके पास पहुंच गया? यहाँ से फुसफुस, देखिए फुसफुस एल्वियोली से ये पहुंच जाता है आपके हार्ट में, और हार्ट इसको 120 की रफ्तार से क्या करता है? पंप कर देता है, और ये पंप करता है तो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। फिर ये पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके फिर लाएगा यहाँ। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी सुनो। इधर ये वाला हम एल्वियोली थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, बड़ा होता नहीं, सब साइज सेम होता है, दिखाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ जो अंदर का प्रेशर होता है ये 42 होता है, 40 ना, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ हम लिख रहे हैं अंदर वाला CO2 का 42 होता है, अंदर वाले CO2 का 40 या 42। जबकि जो बाहर से आ रहा है, यानी ब्लड वेसल्स में जो है, किसमें? ब्लड, इस पे चढ़ा हुआ क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। इस ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, इसका जो होता है 58 mmHg। अब आप ध्यान से बताना, अंदर वाले में कितना है? 40 mmHg। तो 40 mmHg अंदर में है, और बाहर वाले नस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? और अंदर
40। अब फिर टंकी वाली कहानी लगाओ, कौन वाला किधर जाएगा? 58 वाला कहाँ जाएगा? एक मतलब जो नशे में कार्बन डाइऑक्साइड रहा वो कहाँ पहुंच जाए? एल्वियोली में। जो नस में कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ पहुंच गया? ध्यान से बताना, जो नस वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर पहुंचा? तो एल्वियोली इसको लेगा और हम लोग क्या करेंगे? बाहर इसको फेंक देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाते हैं। ब्लड में कैसे मिला ये भी बता दिए और बाहर कैसे निकला ये भी बता दिए। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्या कह रहे हैं बोलो? 58 वाले 40 में आए। हाँ, 58 वाला 40 में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कोई चीज अधिक विसरण है ना, डिफ्यूजन हो रहा है, तो माने अधिक से कम में, अधिक से तो 58 वाला ज्यादा है, 40 वाला कम। अंदर 40 है और बाहर तो 58 वाला किस में घुस जाएगा? 40 वाले में। 58 वाला 40 में आके मिल जाएगा। और ये वाला ये माने इस तरीके से आता रहेगा और ये कहाँ फेंक देगा? बाहर। जब आप सांस को उच्च श्वसन कहेंगे, उच्च श्वसन, उच्च श्वसन मतलब एक्सपायरेशन ना, जैसे आपने पढ़ा था अंतः श्वसन, तो हाँ एक्सहेलेशन और इनहेलेशन अंदर लिया था, एक्सहेलेशन बाहर, जिसे उच्च श्वसन हिंदी में कहते हैं ना, ने श्वसन, तो वो बाहर होने का। तो यहाँ से जब ये बाहर फेफड़ा फिर फेंकेगा तो कहाँ निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, और वातावरण में इसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे और फिर हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे फेफड़े का सामर्थ्य क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। अभी आप इतना समझ लो, ये समझ में आया एल्वियोली क्या आंतरिक संरचना किसकी? वायु कोष्ठक की। वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना और किस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन मिला और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें छोड़ा गया? एल्वियोली। एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड रखा जाता है और ऑक्सीजन को नसों में मिलाया जाता है और उस नस से कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट के पास, और हार्ट इसको कहाँ फेंक देता है? पूरे शरीर में। फिर शरीर से उसमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये लाके कहाँ छोड़ देता है? एल्वियोली। फिर एल्वियोली से कहाँ फेंक देता है? बाहर। इसी तरीके से ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और आदमी का जीवन चलता रहता है। क्लियर हुआ क्या कैसे कैसे हो रहा है ना? अब इसको उतारो, आप इसकी संरचना उतार लो, ये जरूरी है जो हम यहाँ लिखे हैं MMHG। ये समझ में आ गया ना कैसे क्या जा रहा है? ठीक, तुम लोग पढ़ते हो ना, सही बात बेवकूफ हो। देखो पीछे बात कर रही हैं औरतें, एकदम एक्यूरेट बात कर रही हैं, और आप लोग पढ़े लिखे हो फिर भी बेवकूफ हो। कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि वाइट ब्लड जो होता है वह कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। और सही बात, वाइट ब्लड क्या है? पुलिसमैन है शरीर का। सफेद खून अगर कम हुआ तो फिर आपको खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी बीमारी आपके पास अटैक की तो आपके बचने का चांस नहीं है। और हाँ, अगर आपको सफेद खून की कमी हुई तब दिक्कत है। रेड वाला जो है ना, वो तो आपको आयरन की गोली खाते हो तो उसमें बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन ना। तो आरबीसी का एक टॉनिक भी आता है, दुनिया भर का टॉनिक आरबीसी बढ़ाने के लिए है, लेकिन डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए जल्दी मिलेगा नहीं। और डब्ल्यूबीसी को आपके शरीर का क्या कहते हो? पुलिसमैन। पुलिसमैन माने मारने पीटने वाला। अगर वो जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, जो एड्स बीमारी है, एड्स, सबसे पहले HIV एड्स आपके शरीर में WBC के टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। जहाँ टी लिम्फोसाइट खत्म हुआ फिर आपको, आदमी एड्स से मरता नहीं है। एड्स में जब एड्स बीमारी पकड़ेगी ना, आपको कोई भी बुखार भी होगा ठीक ही नहीं होगा, आपको कोई भी बीमारी पकड़ेगा ठीक ही नहीं होगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, उल्टी होने लगेगा उल्टी होता ही रहेगा। ठीक, उसको कंट्रोल में रख सकते हो बस। अब आपको एड्स ठीक नहीं होगा। एड्स कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, ये मत समझना, ये मत समझ लेना बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उसमें होता क्या है, आपके कोशिकाएं डैमेज, आपके अंदर जो भी, जैसे बुखार आया तो बुखार आते ही WBC उसको क्या करता है? मारना चालू कर, आ गया मारो मारो मारो, तो मारना चालू कर देता है। कौन? WBC। अगर WBC ही खत्म है तो मारने का काम कौन करेगा? कोई नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। और प्लेटलेट्स जो आप जानते हो, प्लेटलेट्स घटा बढ़ा, तो ये 120 लाख से कम हुआ WBC ना, 1,20,000, अगर वही 1,20,000 अगर उससे कम हुआ फिर आपको दिक्कत आता है ना। ये WBC बहुत खतरनाक है, WBC गड़बड़ हुआ गए
और तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो फिर भी बेवकूफ़ की तरह। देखो जो सामान्य लोग हैं वो भी जान रहे हैं और तू सुबह कोनो काम के नहीं है, बस आए कि बैठ गया है, पढ़ा और निकल रहा है, वही है। अरे जब आप अपने शरीर के विषय में थोड़ा बहुत तो जानो ना, क्यों बेवकूफ़ बने निकल ले चल देबा और सब बेवकूफ़ बना दे ही मैं बना घूमबा फिर बेवकूफ़। अरे जितना जान रहे उसको जानो। हाँ आए कि बैठ गया, बस सोचा था कथा चलता हनुमान जी का, सुन लो बस चला ना। देखिए अब आगे वाला हेडिंग क्या है, हेडिंग बोलो हेडिंग, मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं यहाँ, देखो हम बताते चल रहे हैं, लिखेंगे ज्यादा नहीं। देखो क्या है हेडिंग, मानव में श्वसन की, मानव में श्वसन की क्रिया विधि, मानव में श्वसन की क्रिया विधि, क्रिया विधि, ठीक, क्रिया विधि। विधि ठीक से देख लेना कैसे लिखा होगा, शायद छोटी ही लगेगा क्या ना, विधि। मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया विधि दो है, एक को हम कहेंगे बाह्य श्वसन, एक को कहेंगे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। एक को क्या कहोगे, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और एक को हम लोग कहेंगे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन, ठीक। अब ये आंतरिक श्वसन या कोशिकीय, बाह्य श्वसन जो होगा ये 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 4। ये बाह्य श्वसन को हम 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, 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 ठीक। फेफड़ों में गैसीय विनिमय, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय, विनिमय, और ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन, और ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। क्या ऊतक, अब सबको हम समझा रहे हैं, घबराओ नहीं आप। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय, विनिमय। अब इसको सबको समझो आप ध्यान से। बाह्य श्वसन माने जो बाहर से श्वसन हो रहा है उसे को हम क्या कहेंगे, बाह्य। और जो कोशिकाओं में या अंदर हो रहा है शरीर के उसे हम कहेंगे क्या, आंतरिक। बाहर जो हो रहा है उसे हम कहेंगे बाह्य। ये चरणबद्ध होगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, ये सब बता दिए हैं, एक बार फिर आया है तो देख लो। श्वासोच्छ्वास क्या है, का ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण, शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, हाँ, बाहर निकालने की प्रक्रिया ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। एक चीज और ध्यान दे लो, ये श्वासोच्छ्वास पानी में बहुत तीव्र होता है। सांस तेज से निकालेंगे भी, जल्दी जल्दी निकालेंगे भी और जल्दी जल्दी लेंगे भी, जल्दी जल्दी निकालेंगे भी और जल्दी जल्दी। और सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लिया जाता है। 12 से 16, 12 से 18, 14 से 18, जो भी दिया रहे ना, 18 तक रहेगा। तो यानी बच्चों में ज्यादा तेज होगा, बच्चों में, हाँ, बच्चों में 25-24 तक पहुंच जाता है ना 1 मिनट में। सांस लेने का दर, जो पेट फूलता है, आप देखना कोई छोटा बच्चा नवजात शिशु अगर लेटा रहे तो उसका पेट जल्दी जल्दी फूलता पचकता रहेगा। यानी 1 मिनट में वो कम से कम 18 से 20 बार क्या ले लेगा, सांस ना, वही 18 से 20 बार श्वसन करेगा। तो श्वासोच्छ्वास क्या है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास है, जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। एक चीज और जान लो, अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां श्वसन की दर तेज हो जाएगी। ऐसे पानी में रहने वाले जीव जंतु तेजी से सांस लेते हैं, क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है। तो जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां सांस दर क्या हो जाएगा, तीव्र। इसीलिए पहाड़ों पे जब आदमी जाएगा तो पहाड़ों पर आदमी का सांस का लेने का दर तेज हो जाएगा, सांस लेने की दर क्या हो जाएगी, तेज। तो पहाड़ पे अगर जाबा ना तो देखा बुढ़ापा कभी लिया जाबा ना तो कहीं सांस फूले लगा, क्या होने लगा, सांस, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर भी कम हुआ, प्रेशर और ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो गई, कम। तो ऐसी स्थिति में प्रेशर ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, बेचारा दिक्कत हो जाएगा उसको,
ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएगा, सांस ठीक से नहीं ले पाएगा। बहुत सुनते होंगे कितने लोग हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं ना, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो सांस के मरीज रहते हैं। इसीलिए जो ज्यादा भयानक सांस का मरीज रहता है, पहले चेकिंग किया जाता है। ठीक, दवा ववा सब वहाँ मिलता है आपको। तो ये जानते रहो कि अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके सांस का दर तेज हो जाएगा। यानी अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो नॉर्मल अगर नीचे सांस नहीं फूल रहा है, तो पहाड़ों पे ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे तो आपको सांस क्या होने लगेगी, फूले। यानी फूलता नहीं है सांस, तेजी से आप क्या लेना चालू कर देते, सांस। अगर सांस तेजी से ले रहे हो तो उसी को कहते हैं सांस फूले लगा। अरे भैया, आप जब दौड़ते हो बहुत तेजी से और रुक जाते हो तो कहते हैं ना सांस फूले लगा, ज्यादा दौड़ दिए इसलिए क्या होने लगा, सांस फूलने लगा। तो ये सांस फूलता नहीं, बल्कि सांस की गति तेज हो जाती है, माने आप जल्दी सांस लेने लगते हैं। इसी को कहा जाता है सांस फूलना। एक बीमारी है, उसको वो दमा वाली पेशेंट को छोड़ करके नॉर्मल जो दौड़ करके आप लेते हो, तो आप तीव्र गति से जब सांस लेते हो तो उसी को कहते हैं सांस फूलना। ठीक, पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम हुआ, आप सांस तेज लेना चालू करेंगे। जब तेज लेना चालू करेंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा। और अगर कोई वृद्ध आदमी है तो उसका सांस लेने का दर वैसे ही कम है, उसका फेफड़ा वैसे ही संकुचित हो चुका है और फिर उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक, ये था श्वासोच्छ्वास के विषय में कंप्लीट जानकारी। आगे है फेफड़ों में गैसीय विनिमय। अभी आपको फेफड़े का विषय में बताए थे, तो वहाँ देखो एल्वियोली में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। ऑक्सीजन जो आया था, वो ऑक्सीजन को जो ग्रहण किया वो ब्लड वेसल्स में मिला दे रहा था और ब्लड पूरे शरीर में ले जा करके किसके पास छोड़ देता, हार्ट के पास, और हार्ट पूरे शरीर के पास फेंक देता था। फिर हार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था उसको ले आता था, फिर ये एल्वियोली के पास छोड़ देता था, और ये एल्वियोली के पास जब छोड़ता था तो एल्वियोली उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके बाहर। तो यही कहलाता है फेफड़ों में गैसीय विनिमय। और ऑक्सीजन का परिवहन आपको बता दिए, ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड में 3 प्रकार होता है, ब्लड 3 प्रकार का होता है, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट्स ना। मुख्य रूप से 2 ही होता है, WBC और प्लेटलेट्स। तो उसमें क्या करता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हुई तो आपको कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको डेंगू बुखार हो तो ऐसा लगता है कि 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आपको डेंगू, छोटा मोटा डेंगू हो, आगे पढ़ाएंगे, तो छोटा मोटा डेंगू में डोलो नामक दवा आती है, डोलो ना, पैरासीटामॉल का कंटेंट है, सेम कंटेंट है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है, कंटेंट उसका सेम है ना, फार्मूला सेम, फार्मूला चेंज है, कंटेंट से फार्मूला हाँ सेम रहेगा, चेंज रहेगा उसका क्या, नाम उसका चेंज है, कंटेंट सेम है, फार्मूला सेम है ना, सब कुछ। पैरासीटामॉल और डोलो दोनों सेम है, लेकिन डोलो थोड़ा सा हरे रंग की आती है, इतना गोल सा ना, उसको आप 500 mg जितना आपका क्षमता है 500 mg, उससे कम भी आता है, 250 mg का भी आता है ना, आता है कि नहीं आता, हो सकता है जो भी हो। 500 mg का वो खाओ, बकरी का दूध पियो, पपीते का पानी क्या कर, पपीते को हाँ उसके पत्ती को पीस करके लो, और केबी नामक फल खाओ, ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक, नारियल पानी भी पिया जाता है इसमें। नारियल पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि जो ताकत आपके शरीर में लाने का काम कौन कर देता है ना, तो आपका कवर हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा खतरनाक हो गया है, बहुत कम हो गया है, 60,000 के नीचे डाउन आ गया है, तब आप फिर डॉक्टर को सलाह लीजिए, नहीं तो मर जाओगे। ठीक, हाँ, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, समझ में आया। ऑक्सीजन को लेगा कौन, RBC, RBC का कौन, RBC में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, हीम और हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब आयरन, हीम का मतलब और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो ये हीम वाला भाग आयरन है। तो ये हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है महिलाओं में। ज्यादातर आयरन की कमी किसको होती है, महिलाओं को। तो देखते हो आप लोग, हाँ बच्चों में भी कमी होती है, महिलाओं में ज्यादा कमी हो जाती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की। तो इनको हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है ना, तो डॉक्टर दे देते हीमोग्लोबिन के टॉनिक, कहला के पियत रहे ना। अरे दुनिया भर के टॉनिक आती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने। हीमोग्लोबिन मतलब क्या, आयरन। अब बताओ आयरन किसमें कम होगा, महिला में कि पुरुष में, महिला में ज्यादा। इसीलिए पुरुष का शरीर मजबूत होता है और महिलाओं का शरीर अच्छा। आयरन माने लोहा, आयरन माने लोहा। अब बताओ हाँ HB हीमोग्लोबिन ना, तो
Hb, यही सोचो अगर आपके अंदर आयरन माने क्या, लोहा, तो लोहा ज्यादा किस में है, महिलाओं में कि पुरुषों में, तो शरीर किसका मजबूत रहेगा, तो ये कारण समझ में आया क्यों किसका मजबूत होता है, यही कारण है। तो अब यहाँ हीमोग्लोबिन जो है ये हीम वाला भाग किसको ले लेता है, ऑक्सीजन को, और बना देता है ऑक्सी हीमो, ये लिया किसको, ऑक्सीजन को, और हीम वाला भाग लिया, दोनों मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक लिख दे रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये देखिए ध्यान से सुनिए, इसको बता दिए हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब जाएगा आपके कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे पहुंचेगा ये फिर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, क्या दे देगा, और फिर किस में बदल जाएगा, स्वयं हीमो में, अपना बदल जाएगा हीमो में, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या कर लेगा, ग्लूकोज बना देगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज बनाएगा, कौन रखा था, कौन ग्लूकोज को, एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का मुद्रा, क्लियर हो रहा है ना, तो ऊर्जा का मुद्रा उसे कहते हैं, वो लिया ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन लेके जा रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब दिया किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये टूट गया ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, ऑक्सीजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया से मिल गया, ग्लूकोज का निर्माण किया, और ये हीमोग्लोबिन, हीम वाला भाग फिर आके किससे मिला, ब्लड आरबीसी में, और फिर आके ऐसे लेके जाता रहे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजन का परिवहन। नीचे है क्या, ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, ऊतक स्तर पर वही जो आप बताए हैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए आपको ब्लड जो आप लिए थे, आपने जो भोजन अंतर्ग्रहण किया था, भोजन को आपने खाया, उसका पाचन माने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, क्या कहलाएगा, पाचन, और उसको उस छोटे छोटे टुकड़े को ब्लड में मिलना, अवशोषण, और उस ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचना, स्वांगीकरण, ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचना, तो जो अवशोषण कर लिया गया है उसका ऊतक यानी कोशिकाओं तक उस गैसों का पहुंचना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, और यही प्रक्रिया कहलाता है ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। ये हो गया आपका कंप्लीट। कल हम लोग इसको देखेंगे और क्रेब्स साइकिल देखेंगे। अभी शायद इसी में बचा है कि माने फेफड़े की कार्य क्षमता ना, फेफड़े का सामर्थ्य, कल हम लोग पढ़ेंगे फेफड़े का सामर्थ्य, और कल पूछेंगे भी आपसे, ठीक, पढ़ के आना।